नाजरीन, हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आओ उर्दू सीखें लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। मुझे यकीन है कि आप हमारी वीडियोस देख करके उर्दू लिखना, पढ़ना और बोलना सीख रहे हैं। जो लोग हमसे अभी जुड़े हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि वो हमारी गुज़िश्ता वीडियोस देख करके उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं और उर्दू ज़बान लिखना, पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। वहाँ पे सीक्वेंस से सब मौजूद है। उर्दू हुरूफ तहज्जी का जो पहला हर्फ है अलिफ, और अब तक जो पढ़ाया जा चुका है वो वहाँ पर मौजूद है। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम ही है कि आओ उर्दू सीखें प्रोग्राम यूपी उर्दू एकेडमी की जानिब से एक ऐसी कोशिश है कि जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते उनको उर्दू लिखना पढ़ना सिखाना है और अच्छा बोलना सिखाना है, क्योंकि ज़बान जो है वो हमारी शख्सियत का आईना होती है। तो जैसा कि मैं हर प्रोग्राम के शुरू में उर्दू ज़बान में जो तहज़ीब है, उर्दू ज़बान की जो शाइस्तगी है, जो हलावत है या मिठास है, शीरनी है, उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए कोई ना कोई शेर आपके सामने ज़रूर पेश करती हूँ। तो आज मैंने अख्तर शीरानी की बहुत खूबसूरत नज़्म है हमारी ज़बान, उससे 4 मिसरे जो है मुंतखब किए हैं, जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। उसका इस तरह से है पहला मिसरा कि मिसरी सी तोलता है, शक्कर सी घोलता है, मिसरी सी तोलता है, शक्कर सी घोलता है, जो कोई बोलता है मीठी ज़बां हमारी। हिंदू हो या हो पारसी, ईसाई हो कि मुस्लिम, हर एक की ज़बां है उर्दू ज़बां हमारी। तो नाजरीन, पिछले हफ्ते हमने उर्दू हुरूफ तहज्जी का 27वां हर्फ बड़ा काफ से बनने वाले मुतअद्दिद अल्फाज सीखे थे और उसके मानी भी जाने थे। आज हम उर्दू हुरूफ तहज्जी का 28वां हर्फ छोटा काफ से बनने वाले अल्फाज सीखते हैं और उसका मतलब जानने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए, जैसे ये काफ, क्योंकि पिछली वीडियो में आपको जो बताया था वो हलफ से थोड़ी सी आवाज़ निकल रही थी, वो था काफ, बड़ा काफ, इसलिए उसको कहा गया है। इसको कहा जाता है छोटा काफ। तो काफ को अगर हम एक हर्फ की तरह लिखेंगे तो ये हम ऐसे लिख देंगे काफ पूरा, क्योंकि ये तो एक हर्फ है। अगर हमें पूरा लिखना हो ये काफ तो हम इसको लफ्ज़ के तौर पर इस तरह से लिखेंगे, और अगर हमें इसको हिंदी में लिखना होगा तो हम यहाँ ये ऐसे कर देंगे, है ना, काफ। अच्छा, ये चूंकि ये छोटा काफ है तो इसलिए अंग्रेजी में हमेशा ये के से लिखा जाएगा, जैसे ये काफ। और जब हमने जो पिछली वीडियो में आपको बताया था, चूंकि वो काफ था तो उसके लिए हर जगह क्यू का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा था, तो ये काफ है। तो हिंदी में हम उसको ऐसे लिखेंगे और अंग्रेजी में हम इसको ऐसे लिखेंगे काफ को। तो उससे कुछ काफ से बनने वाले मैंने यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ अल्फाज जो है वो लिखे हैं। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है कार। तो कार जो है, अब आप देखिए ये तमाम जितने भी अल्फाज मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सब कार से बनने वाले हैं। तो कार चूंकि हम जब किसी लफ्ज के शुरू में लगाते हैं, जैसे कार के जो मानी है वो है काम के या काम काज के, तो उसके आगे जब हम कोई दूसरा लफ्ज जोड़ देते हैं तो फिर देखिए उससे कितने अल्फाज जो है वो बनते हैं। अब जैसे ये कार है, तो जब हम काफ को मिला करके लिखते हैं तो हमेशा से उसकी शक्ल ये होती है, ये अलिफ इसमें जुड़ गया और ये काफ का इस तरह से। और चूंकि अलिफ के बाद कोई हर्फ मिला के नहीं लिखा जाता है तो इसलिए यहाँ पे रे आ गया, और जो भी रे के बाद जैसे वाव है, जे है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि वो 5-6 लफ्ज ऐसे हैं, हर्फ ऐसे हैं जो मिला के नहीं लिखे जाते, तो उसको हम अलग लिखते हैं। तो कार ये 3 हर्फी हो गया, 1, 2 और 3 हर्फी कार। तो इसके कार के मानी है काम काज के। तो दूसरी लफ्ज जो है वो इसी से बना है। देखिए काफ, अलिफ और रे, ये कार हो गया, लेकिन जब हम इसके आगे अलिफ, मीम और दाल, यानी कि अलिफ पे ये मद है, तो जब हम मद होता है तो हम उसको खींच के पढ़ते हैं। जैसे आम हम लिखते हैं तो हम उसमें ये समझिए कि डबल जो अलिफ है उसकी आवाज निकालते हैं, या अगर हमें अंग्रेजी में उसको हमें बात करनी होगी तो हम उसको ऐसे कर देंगे आमद। तो दो लिख देंगे हम उसको, यानी कि एक ये और एक ये आमद। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसको खींच के पढ़ेंगे। अगर हम, है ना, अब जैसे अलिफ अगर हम खाली पढ़ते हैं तो अब पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम उस पर मद लगा देंगे तो जैसे आज, तो इसी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं आमद।
अब चूंकि ये जो मद है ये अलग उसमें काउंट नहीं होता है हरूफ तहज्जी में, तो इसलिए ये भी 3 हरफी हो गया और ये भी 3 हरफी हो गया, तो ये 6 हरफी हो गया। तो जब हम इसको मिला करके ऐसे लिखेंगे कार आमद, तो यानी कि इसके मानी हो जाएंगे कोई भी मुफीद काम, जो फायदेमंद काम हो, कार आमद यानी कि मुफीद काम। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए कार, इससे कार आमद बना। और फिर ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये भी शुरू में कार सेम है, काफ अलिफ और रे 3 हरफी। फिर इसको साज हमने जब इसके आगे लगा दिया तो साज के मानी चूंकि बनाने वाले के हैं उसके, तो कार साज यानी कि काम बनाने वाला। देखिए ये कार हो गया, ये सीन हो गया और ये जे हो गया, है ना। ये कार साज हम नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कार साज यानी कि काम बनाने वाला। और कारसाज इसीलिए खुदा को भी कहा जाता है क्योंकि वो हमारे बिगड़े काम बनाने वाला है। ठीक है, कारसाज। तो इसी से जैसे कार्य सवाब, ये यहाँ मैंने लिखा नहीं है लेकिन बहुत सारे कार्य जहाँ, कार्य दुनिया, कार्य सवाब। कार्य सवाब का मतलब हो जाएगा सवाब के काम करना, अच्छे अच्छे काम करना, नेक काम करना। तो अब ये देखिए कारोबार यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये कार था, इसमें हमने यहाँ काफ अलिफ और रे, तो कार तो बराबर है लेकिन हमने वाव बे अलिफ और रे जब जोड़ा तो ये 7 हरफी हो गया। इसमें पूरे ये मिल करके एक लफ्ज बना जिसके मानी है कारोबार। कारोबार के मानी है काम काज के ही है इसके मानी भी, लेकिन हम इसको पेशे से जोड़ करके देखते हैं। या जो भी आप बिजनेस करते हैं, तिजारत करते हैं, जो भी आपका पेशा है या धंधा है उसको हम कहते हैं कारोबार। ठीक है, तो इसी तरह से ये कारनामा। अब देखना आधे ये जो 3 हरफी जो कार कार ये सब में बराबर है लेकिन मानी जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो आप देखिए ये कारनामा, तो काफ अलिफ और रे, फिर यहाँ पे हमने नून अलिफ मीम और छोटी हे। छोटी हे को जब हमने इसमें जोड़ा ये भी 7 हरफी हो गया और इसका हो गया कार नामा। चूंकि नून के बाद रे के बाद भी कोई हर्फ मिला के नहीं लिखा जाता तो हमने इसको अलग लिखा। और छोटी है जो है हमेशा जब आखिर में आती है या कहीं भी तो वो इस तरह का वो देती है, ऐसे ही लिखी जाती है, इसको हम लटकन वाली है भी कहते हैं। तो कारनामा हम कहते हैं ना कि उसने कारनामा अंजाम दिया, यानी कि कोई गैर मामूली काम करना जो दूसरों से मुख्तलिफ हो, जरा हट करके हो, कारनामा गैर मामूली काम। तो इसी तरह से ये कारसाज काम बनाने वाला था। और ये कार 3 हर्फ इसमें भी कॉमन है कार, जिसको हम ऐसे ही लिखेंगे। और ये आपका हो गया जार, कारजार, यानी कि जे अलिफ और रे। चूंकि रे के बाद भी हर्फ अलग लिखा जाता है तो जे हमने अलग लिख दिया, जे के बाद भी हर्फ अलग लिखा जाता है, अलिफ अलिफ के बाद भी अलग है तो रे। तो कारजार देखिए मिला करके नहीं लिखा है ना, यहाँ पे चूंकि सीन के बाद जो है वो मिला करके लिखा जाता है तो हमने अलिफ सीन में मिला दिया, तो लेकिन अलिफ के बाद जो हर्फ आता है वो अलग लिखा जाता है अलग, तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा। ये आप पुरानी वीडियो से सीख सकते हैं देख करके। तो कारजार, कारजार कहते हैं लड़ाई को, या जो मार्का है या जंग को हम कहते हैं कारजार, है ना। हिंदी में अगर कहें तो हम उसको युद्ध को कह सकते हैं कारजार। तो अब इसी तरह से ये देखिए, अब यहाँ पे हमने कहीं भी इजाफत नहीं लगाई है ना, क्योंकि ये मतलब नहीं बन रहा है, ये एक लफ्ज है। जहाँ पे हमें का की का मतलब लेना होता है वहां पे हम इजाफत लगा लेते हैं। यानी कि जब हम, अभी बताती हूँ, जैसे ये है कार, ये कार, अब हम इसको कार दुनिया नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे कारे दुनिया। देखिए काफ अलिफ और रे सेम है, और दुनिया यानी कि जो जहां है, जो कायनात है, तो जब हम इसको लिखेंगे ये कारे दुनिया, तो यहाँ रे के नीचे हमने जेर लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया काकी के का। हर जगह काकी के मानी नहीं देती है, कभी कभी हम इज्जत के लिए, ताजीम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम किसी को कहें हुजूर वाला, तो वहां हम ये नहीं कहेंगे कि वाला का हुजूर, बल्कि हम उसकी इज्जत कर रहे हैं, ताजीम कर रहे हैं, या बड़ाई को जाहिर करने के लिए भी इजाफत लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो काकी के मानी के लिए है। अब कार्य दुनिया यानी कि दुनिया के काम, अब ये ऐसे हुआ। अगर हम कार दुनिया पढ़ते हैं तो मतलब नहीं निकलता, तो हमने यहाँ पे इजाफत लगा करके इसको जोड़ दिया है और पूरा एक बना दिया है, तो कार्य दुनिया। अब दुनिया की जगह हम कार्य जहां भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कार्य दुनिया, यानी कि दुनिया का जो कारोबार है, दुनिया में जो काम काज चल रहे हैं उसको कहा जाता है।
تو اس پہ اطہر نفیس کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ عشق کرنا جو سیکھا تو دنیا برتنے کا فن آ گیا ہے، کاروبار جنوں آ گیا ہے تو کارے جہاں آئے ہیں۔ اب دیکھیے کاروبار جنوں یعنی کہ جو عشق کا یا سودائی کا جو پاگل پن کا جو جنون ہے انسان کے اوپر، جب وہ آ جاتا ہے یعنی کہ عشق کرنے کا سلیقہ جب انسان سیکھ جاتا ہے تو پھر اس کو کارے جہاں آنے کا مطلب یہ ہے یعنی کہ دنیا کے کام اپنے آپ آتے ہیں، وہ زیادہ سلیقے سے اور زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے کتنے سارے لفظ آپ نے سیکھے۔ اسی طرح سے یہ کار ہے، اس کو کاریگر، تو کاریگر آپ دیکھتے ہی کہ مختلف چیزوں کے کاریگر ہوتے ہیں، کوئی کشیدہ کاری کر رہا ہے، کوئی مطلب لکڑی کا کام کرنا جانتا ہے، جس کے اندر بھی کوئی ہنرمند جس کو ہوتا ہے نا، کوئی خوبی ہو، کاریگر۔ دیکھیے کاف الف رے یہ اور گاف، یہ گاف ہے نا، کے بعد جو لفظ آئے گا کاف کے وہ گاف ہے، اور رے تو 1 2 3 4 5 6 یہ 6 حرفی ہے۔ اس کو دیکھیے یہ آ گیا کیونکہ یہ میں ہم حرف ملا کے لکھتے ہیں، اور یہ بھی کاریگر گاف کے بعد بھی، تو دیکھیے یہاں پہ الگ لکھا اور یہ الگ کاریگر، تو کاریگر جو ہے وہ ہنرمند کو کہا جاتا ہے، اور کاری اگر ہم اس کے آگے صرف یہ لگا دیں، دیکھیے جیسے ہم نے اس کے آگے یہاں پہ اگر ہم نے یہ لگا دیا تو یہ کاریگر ہے، اب یہ ہو جائے گا کاریگری، تو کاریگری یعنی کہ کاریگر تو ہو گیا ہنرمند اور کاریگری ہو گیا ہنرمندی۔ ہم پوچھتے ہیں نا کہ ارے وہ، ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کاریگر ہے، اس کا مطلب ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہنرمند ہے وہ بہت، ہے نا، اور کاریگری یعنی کہ جس کو یہ کام آتا ہو، ہنرمندی۔ تو اس طرح دیکھیے آپ نے مختلف جو لفظ ہیں وہ میں نے آپ کو سکھائے کار سے لکھنے والے، تو ابھی ہم اور دوسرے لفظ جو ہیں وہ سیکھتے ہیں کاف سے بننے والے۔ تو میں نے یہ کاف سے بننے والے اور مختلف الفاظ یہاں پر لکھے ہیں، تو اب یہ دیکھیے سب سے پہلا جو لکھا ہے میں نے لفظ وہ ہے کارواں، تو دیکھیے کاف الف رے واو الف، اور چونکہ یہاں پہ نون ہے یہ ہم مگر یہاں پہ کاروان نہیں، اس کو نون غنہ پڑھیں گے کارواں، تو 1 2 3 4 5 6 یہ نون غنہ ہے جس پہ ہم نون کا نقطہ ہٹا دیتے ہیں، تو یہ 6 حرفی ہو گیا اس کا کارواں، کارواں۔ تو کارواں کا جو مطلب ہے وہ ہوتا ہے قافلہ یا گروہ کو کہا جاتا ہے، مطلب بہت سارے لوگ جس میں جمع ہوں، جماعت کو کہا جاتا ہے ایک۔ تو کارواں دیکھیے مجروح سلطان پوری کا بے حد مشہور شعر ہے، اور اس کو تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ دیکھیے اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم دو لفظ ملا کر کے لگاتے ہیں تو کاکی کی آواز پیدا کرنے کے لیے ہم اضافت لگا دیتے ہیں، تو میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، جانب منزل یعنی کہ منزل کی طرف، یعنی کہ میں نے اپنے سفر کی شروعات اکیلے کی تھی، اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ اتنا مفید اور کارآمد کوئی کام کر رہے ہیں تو شروعات تو میں نے اکیلے کی تھی، لیکن جیسے جیسے میرے چیزیں سامنے آئی تو لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ جڑتے چلے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ یہ قافلے میں تبدیل ہو گیا، یعنی کہ لوگ جو ہے وہ گروہ میں جڑ گئے اور ایک جماعت بن گئی دیکھتے دیکھتے۔ ٹھیک ہے، تو کارواں یعنی کہ ہم اس کو قافلہ کہہ سکتے ہیں، گروہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ دیکھیے کینا ایک لفظ ہے، یہ کاف یہ نون اور چھوٹی ہے، کینا، کینا ہم کہتے ہیں کسی سے کے لیے دل میں کوئی کدورت رکھنا، بغض رکھنا یا پھر بیر رکھنا، تو کینا یہ دیکھیے کاف یہ نون اور یہ کینا، ٹھیک ہے، بغض کو، کدورت کو یا بیر کو یا دشمنی کو، مطلب آپ اس کو اس طرح سمجھیے۔ اسی طرح سے یہ جو اوپر والا لفظ ہے یہ ہے کینا کار، کینا سے ہی بنا ہے کینا کار، جس کو ہم لکھیں گے دیکھیے کاف یہ اور نون، کینا اور کار، ٹھیک ہے، کینا کار کہتے ہیں بغض رکھنے والا،
یا बैर रखने वाला, दुश्मनी रखने वाला, कीनाकार एक लफ्ज इस्तेमाल होता है और एक होता है कीना परवर। तो उसके मानी भी यही है कि दुश्मनी जो है वो पालने वाला या दुश्मनी रखने वाला है ना, जो बुग़्ज़ करता है उसको। कीनाकार, कीना परवर या फिर कीना जो कदूरत है, बुग़्ज़ है, उसी को कहा जाता है। तो इसी से बना है कीना से कीनाकार और कीना परवर। ठीक है, अब ये देखिए एक लफ्ज़ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये है काफूर। काफ, अलिफ, फे, वाव और रे, काफूर। तो काफूर के जो मानी है, देखिए अलिफ के बाद चूंकि हर्फ मिला के नहीं लिखा जाता तो फे, वाव, वाव के बाद भी अलग लिखा जाता है तो रे, काफूर। काफूर जो है वो एक सफ़ेद रंग की जो होती है ना बॉल्स जो होती है, जिनकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, जिसको नैपथलिन बॉल्स भी कहा जाता है, जिसको हम अपना कीड़ा ना लगे उससे बचाने के लिए हम अपने सर्दी के जो ऊनी कपड़े हैं उनमें भी रखते हैं उनको बॉल्स को। वैसे ये एक दरख्त भी होता है काफूर का। तो चूंकि उसमें बहुत तेज खुशबू होती है और वो वक्त के साथ साथ अपने आप उड़ता चला जाता है, इसीलिए एक मुहावरा भी इस्तेमाल होता है काफूर हो जाना। आप अक्सर कहते हैं जैसे कोई आ गया तो कहते हो तो काफूर ही हो गया, तो उसका मतलब है रफू चक्कर हो जाना, 9-2-11 हो जाना या भाग जाना, काफूर का। तो ये काफूर हो गया और उससे काफूर ही से बना मुहावरा, यानी कि काफूर हो जाना या काफूर होना, गायब हो जाना। तो ये आप देखिए, ये है कातिब, काफ, अलिफ, ते और बे, कातिब। तो अब तो चूंकि हमारे यहाँ कातिब का रोल रहा नहीं, पहले जितनी भी बुक्स जो हैं आपके सामने है, जो किताबें और जो उर्दू में जो लिखी जाती थी या अंग्रेजी में भी, तो वो खुश खती होती थी और कातिब जो है वो उसको लिखता था। लेकिन चूंकि अब कंप्यूटर का ज़माना आ गया है और हम सीधे जो है वो इन पेज पे जा कर के या वर्ड पे भी हम जब टाइप करते हैं तो वो नूर नस्तालिक में जा कर के वहाँ पे कर लेते हैं। पहले हाथ से चीज़ें लिखी जाती थी। तो कातिब जो है वो कहते हैं किताबत करने वाले को, जो क्योंकि किताबत करने वाला वो खुशनवीस भी उसको कहा जाता है। नवीस कहते हैं लिखने को, खुशनवीस। अब देखिए कातिब है ना, यानी कि किताबत करने वाला या खुशनवीस जो कि अच्छा लिखता हो उसको हम कहते हैं कातिब। अच्छा ये देखिए, ये मैंने 2 बार लिखा है लेकिन दोनों मानी अलग हैं। नहीं, ये एक कश्फ, कश्फ, कश्फ कहते हैं। देखिए इसको मिलाकर हम ऐसे पढ़ेंगे, कश्फ, ठीक है, कश्फ। कश्फ कहते हैं जाहिर होने को, है ना, कश्फ खोलने को, जाहिर होने को। तो इसको हम जब लिखेंगे हिंदी में तो हम कैसे लिखेंगे, आधा शाह के साथ लिखेंगे और ये इसमें यहाँ ये लगा देंगे बिंदी, क्योंकि ये फा है तो उसको हम फा बनाने के लिए, तो ये हो गया कश्फ, ठीक है। तो ये हो गया कश्फ, ठीक, इस पे हमने यहाँ ये लगा दिया कश्फ। और अगर हम इसको उसमें लिखेंगे तो कश्फ, KASHF, कश्फ। तो उसी से जो है ये बना काशिफ, चूंकि कश्फ खोलने को या जाहिर होने को है ना, तो खोलना। अब ये देखिए काशिफ खोलने वाला, ये जाहिर करने वाला, काशिफ, काफ, अलिफ, शीन और फे, काशिफ, ठीक है। तो काशिफ के मानी हो गए खोलने वाला या जाहिर करने वाला। अच्छा, एक कश्फ तो ये हो गया जो मैंने आपको बताया, जिसके जाहिर और खोलने के मानी। एक है कशफ, लिखा वो ऐसे ही जाएगा लेकिन पढ़ा, देखिए इस कश्फ पे तो जज्म है, यानी कि हमें कश्फ कहना है, और जब हम इसको यही है ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन हम दोनों जगह जेर लगा देंगे। देखिए कशफ, इसको हम पढ़ेंगे कशफ। जैसे ही इंग्लिश में ऐसे लिखा गया, अगर हम इसको लिखेंगे, आपने देखा क्या फर्क है, यहाँ पे ए नहीं आया था, कशफ, ये कश्फ था क्योंकि SH के बाद हमने उसको वो नहीं दिया था। अब यहाँ पे कशफ,
KASHAF कशफ, और अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पे तो आधा शाह था और यहाँ पे हम पूरा ऐसे लिख देंगे कशफ। तो इस कशफ के मानी है कछुए के। देखिए कछुआ है ना, जो टॉर्टस जो होता है ना कछुआ, तो उसके मानी है कशफ। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे दोनों जगह जबर लगाया हमने और यहाँ पे जज्म लगाया, ये कशफ है। जाहिर और खोलने के मानी में ये कशफ है, जिसके मानी पूरी तरह से चेंज हो गए। देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि सिर्फ जेर और जबर लगने से ही मानी पूरी तरह से तब्दील हो जाते हैं। चूंकि जब आप पढ़ेंगे, जब आप इबारत पढ़ रहे होते हैं तो वहां से आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके क्या मानी हो सकते हैं और हमें इसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है, कैसे हमें इसको बोलना है। यहाँ पे कशफ इस्तेमाल हुआ है या कशफ इस्तेमाल हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। और ये तमाम चीजें आपको धीरे धीरे आएंगी मुताले से, लेकिन अभी के लिए आप इसको ऐसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये है कोहन। अब कोहन आपने पूरा है पढ़ा है हमेशा से, क्योंकि लटकन वाली है ऐसे बन जाती है। कोहन कहते हैं पुराना, है ना। काफ छोटी है और नून छोटा सा लफ्ज है, ये 3 हरफी कोहन, जिसके मानी पुराने के हैं। लेकिन अगर हम इसमें गाफ और ये लगा देंगे, जैसे ये कोहन है, अगर हम इसमें ऐसे लिख देंगे, इसको गाफ लगा दिया और ये लगा दिया कोहनगी, तो कोहनगी के क्या माने हो जाएंगे। देखो कोहन तो पुराना हुआ, फरसूदा हुआ, कोहनगी के माने हो जाएंगे पुरानापन या फरसूदगी के मानी में जो है वो हो जाएगा, ठीक है इस्तेमाल। आइए काफ से बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ अल्फाज और लिखे हैं। अब देखिए जैसे सबसे पहले जो लफ्ज मैंने लिखा है वो है करम। काफ, रे और मीम, करम। करम कहते हैं मेहरबानी को या इनायत को। अब जब हम काफ और रे और मीम, करम, ठीक है, तो करम हो गया मेहरबानी। तो देखिए करम के ऊपर एक शेर है जो बहुत खूबसूरत है। करम थे मुझ पे इतने कि मैं सोचता कैसे, करम थे मुझ पे इतने कि मैं सोचता कैसे, कि दूसरों पे भी वो मेहरबान कितना है ना। तो ये करम हो गया। इसी तरह से जो है वो करीम है। तो जो करम मेहरबानी, करीम मेहरबानी करने वाला। काफ, रे, ये और मीम, करीम। करीम मेहरबानी करने वाला, करम करने वाला, इनायत करने वाला। इसीलिए खुदा का एक सिफाती नाम भी है करीम, क्योंकि खुदा जो है वो बहुत करीम है ना, मेहरबान है, सबके ऊपर मेहरबानी करने वाला है। अच्छा, तो ये देखिए आप, ये किराम है ना, ये कराम बोलते हैं ना हम, सहाबा किराम या है ना मेहमान। ये देखिए काफ, रे, अलिफ और मीम, लेकिन इसके नीचे जो है ना काफ की जेर है। ये कराम भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन किराम भी है, ये किराम है ना। किराम जो है वो हम कहते हैं जो बहुत सखी हो या फयाज हो, किराम, ठीक है। और इसी तरह से जब हम इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, जैसे ये किराम है जिसको जो सखी है, फयाज है ना, जो दरिया दिल है। और जब हम इसको देखिए कुर्राम ऐसे ही बिल्कुल लिखा जाएगा, लेकिन मानी बिल्कुल अलग हो जाएंगे। देखो जैसे काफ, रे, अलिफ और मीम, रे पे हम तशदीद लगा देंगे। अब देखिए जैसे ये किराम है यहाँ पे, और पेश लगा देंगे काफ पे, तो ये क्या हो गया, कुर्राम। लिखा ऐसे ही जा रहा है, लेकिन इसको हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो मुख्तलिफ है, तलफ़ुज़ जो है इसका बिल्कुल अलग है। ये किराम है, वो कुर्राम है। कुर्राम कहते हैं जो निहायत शरीफ हो।
शरीफ नस्ल हो, जो पहले से चला आ रहा हो उसके खानदान में, कुर्राम, बहुत ज़्यादा जो शरीफ हो, निहायत शरीफ, उसको हम कहते हैं कुर्राम और किरामी है। अच्छा, इसी तरह से देखिए कितना खूबसूरत है, छोटा सा एक लफ्ज़ है किरण, है ना, आप अक्सर देखते हैं चांद या सूरज की जो शुआ जब पड़ती है तो उसको हम कहते हैं किरण। अच्छा, किरण ना एक उसका अल्लामा इकबाल का बेहद खूबसूरत शेर है कि बरगे गुल पर रख गई शबनम का मोती बादे सुबह, बादे सुबह, बाद के नीचे जेर लगाया, सुबह यानी कि सुबह, सुबह की हवा, बाद कहते हैं हवा को, तो बरगे गुल पर रख गई शबनम का मोती बाद सुबह और चमकाती है इस मोती को सूरज की किरण। तो मंजर निगारी का एक शेर है जिसमें ये बयान किया गया है कि सुबह का जो है वो, सुबह की जो हवा है उसने बरगे गुल, गुल कहते हैं फूल को, बर्ग कहते हैं पत्ती को, बरगे गुल यानी कि जो फूल की पत्ती है ना, रख गई शबनम का मोती बाद सुबह, यानी कि सुबह की जो चलने वाली जो हवा थी उसने जो फूल खिला हुआ था उसकी एक पत्ती पर जो है वो शबनम यानी कि ओस जब पड़ती है तो वो बिल्कुल मोती की तरह लगती है। तो वहां पे जब फूल के ऊपर वो शबनम पड़ी हुई है तो वो कैसी लग रही है, और चमकाती है उस मोती को सूरज की किरण, और जब उस पे सूरज जब निकलता है तो उसकी जो शुआ उसके ऊपर पड़ रही है तो वो उस ओस की बूंद को जो है वो इतनी उसमें चमक पैदा कर रही है ना, और ज्यादा उसके हुस्न में इजाफा कर रही है। कभी सुबह का मंजर हो और आपने कभी महसूस किया हो तो उसको करिएगा कि सूरज की रोशनी पड़ने से जो ओस के जो कतरे होते हैं वो और भी ज्यादा चमकने लगते हैं, तो वो दूर से देखो तो बिल्कुल लगता है कि उसमें से मतलब ऐसे शुआएं निकल रही है और शाइनिंग वो होता है, तो किरण, ठीक है। इसी तरह से ये किश्त है, किश्त है ना, काफ शीन और ते, किश्त, ये किस्त नहीं है, किश्त, किश्त कहते हैं खेती को। अच्छा, एक वो होता है बड़े काफ से किस्त, वो किस्त जो है जो हम इंस्टॉलमेंट जिसको कहा जाता है ना, जो हम किसी को हर महीने जो अदा करते हैं, जो किस्त में जो तोड़ करके जो किसी चीज को कुछ दिया जाए हिस्सों में, तो उसको हम कहते हैं बड़ा काफ सीन और तोय, किस्त। ये है किश्त, किश्त कहते हैं खेती को, ज़राअत को, है ना। उसी से बना है काश्त, काश्त भी कहते हैं है ना खेती को, काश्त, और इसी से बना है काश्तकार। आपने अक्सर देखा होगा कि हम कहते हैं काश्तकार, काश्तकार का मतलब हो गया किसान, जो मजदूरी कर रहा है, जो खेती बाड़ी कर रहा है, जो खेती बाड़ी करता है उसको हम कहते हैं काश्त। काश्त कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, काश्त ऐसे लिखा जाएगा, किश्त भी और काश्त भी, है ना, खेती बाड़ी करने को, और जब हम इसमें कार लगा देंगे ये हो जाएगा काश्तकार, जिसके मानी है किसान के खेती बाड़ी करने के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक लफ्ज जो है, ऐसा नहीं है कि किश्त है, इसके उसके बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं जो एक से मानी देते हैं, जो अलग अलग तरीके से लिखे जा रहे हैं। अब जैसे ये देखिए, ये मैंने दो यहाँ पे लफ्ज लिखे हैं, लिखे तो ये एक से जा रहे हैं लेकिन पढ़ने में और मानी के एतबार से जो है वो बिल्कुल अलग है। अब आप देखिए कि जैसे ये है कश, कश, ठीक है, तो लिखा हुआ तो एक सा है लेकिन हम इसको कैसे समझेंगे कि ये अलग है। फिर से वही बात कि जब हम कोई भी इबारत पढ़ रहे होते हैं या हम कोई भी तहरीर जब पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं, उससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पे कश की बात की गई है या कुश की बात की गई है। अब देखिए लिखा तो एक सा जा रहा है लेकिन यहाँ पे जबर है और यहाँ पर पेश है कश, तो हम ये कहते हैं ना कि सिगरेट का कश लेना, तो कश हो गया, कश के मानी है खींचने के, खींचना किसी चीज को, कश, है ना। इसीलिए कहते हैं कश अपने अंदर जज्ब कर लेना या खींचना, जैसे इससे बना है मेहनत कश, है ना, यानी कि मेहनत करने वाला, जफाकश,
जफा करने वाला या वफा, है ना, जफा कश, मेहनत कश, वफा कश, बहुत सारे लफ्ज इसमें मिला करके इससे बनाए जाते हैं, कश मिला करके। लेकिन जब हम कुश की बात करते हैं, है ना, तो कुश कहते हैं मारने, कुश कत्ल करना, मारना। इसीलिए कहा जाता है दुश्मन कुश, यानी कि दुश्मन को मारने वाला। ठीक है, कश ये हो गया कश, और ये हो गया कुश। कुश कहते हैं मारने को, यानी कि दुश्मन को कत्ल करना। तो इसके लिए बोला जाता है जैसे जरासीम कुश, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं यानी कि जरासीम को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ। दुश्मन कुश, दुश्मन को मारने वाला। या नफ्स, जो हमारा अंदर का जो नफ्स है हमारी, है ना, तो नफ्स कुश या नफ्स कुशी यानी कि उसको ख़त्म करने का, नफ्स कुश, नफ्स को मारना अपने। तो ये कश और कुश, देखिए ज़ेर, ज़बर और पेश से किस तरह से मानी जो है वो पूरी तरह से तब्दील हो गए हैं। इसी तरह से अभी कुछ और लफ्ज़ देखते हैं काफ से बनने वाले। हाँ देखिए, इसी तरह मैंने कुछ और अल्फाज लिखे हैं काफ से बनने वाले। तो उसमें सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है कर्ब, काफ, रे और बे, कर्ब, है ना, ये कर्ब, जिसके मानी है दुख के या तकलीफ के, परेशानी के, कर्ब दुख तकलीफ के, है ना। अब ये एक लफ्ज है, ये कुर्ब नहीं पढ़ेंगे हम, वो कुर्ब है, वो बड़े काफ से है, वो पिछली वीडियो में शायद उसको बताया भी था। वो बड़े काफ और रे और बे है कुर्ब, उसके ऊपर पेश है काफ के, उसके मानी है पास के, नजदीक होने के, कुर्ब हासिल होना यानी किसी के नजदीक होना। तो ये है कर्ब, जिसके मानी दुख के हैं, तकलीफ के हैं, परेशानी के हैं। तो परवीन शागिर का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि बदन के कर्ब को वो भी समझ ना पाएगा, मैं दिल में रोऊंगी, आंखों में मुस्कुराऊंगी, है ना। कर्ब यानी कि जाहिर ना करना, दिल ही दिल में रोना और आंखों देख करके किसी को ना लगे कि इसको परेशानी है। तो कर्ब कहते हैं दुख को, तकलीफ को। इसी तरह से ये देखिए दूसरा जो लफ्ज है ये है कसरत। ये काफ है, ये से, है ना, से, जबान जो है वो इसके यहाँ के बीच में एकदम आई, से, रे और ते, ये 4 हरफी है, वो 3 हरफी है। कसरत, ये कसरत, इस कसरत के मानी है ज्यादती के, बहुतात होना, यानी कि फरावानी होना, बहुत ज्यादा कोई चीज होना, कि मैं कसरत। लेकिन अगर हम यहाँ से को हटा देंगे और यहाँ पे सीन लगा देंगे, अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये कसरत, ये तो से हो गया, और अगर हम से की जगह यहाँ पे सीन कर देंगे, बोलने में देखिए एक सा लग रहा है, लेकिन वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। जब आप को लफ्ज अल्फाज सीख लेंगे और आपका जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है वो आपके ऊपर ज़्यादा आ जाएगा आपको, तो फिर आप समझ पाएंगे कि ये से जो बनने वाला है ये बहुतात ज़्यादती के मानी में है, फरावानी के, और ये कसरत जो है वो एक्सरसाइज करना या वर्जिश करना, है ना, ये कसरत सीन से। तो ये है। इसी तरह से जैसे ये है तीसरा जो लफ्ज मैंने लिखा है, काफ, शीन और अलिफ, ये है कुशा। इस पे हम पेश लगा देंगे तो कुशा कहते हैं हल करने वाला या खोलने वाला, ठीक है, कुशा। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है, जैसे अल्लाह ताला को कहा जाता है मुश्किल कुशा, यानी कि मुश्किल को हल करने वाला, मुश्किल को दूर करने वाला, कुशा। तो ये देखिए काफ, इसी तरह से दूसरा ये लफ्ज देखिए काफ, शीन, अलिफ, दाल और छोटी हे। तो 1 2 3 4 5, ये 5 हरफी हो गया। तो ये है कुशादा, कुशादा। तो कुशादा कहते हैं, यहाँ पे हमने सब पेश लगाया, ठीक है। कुशादा कहते हैं चौड़ा जो ज्यादा हो, जिसमें ज्यादा जगह हो, वसी को, कुशादा कहते हैं ना कि मकान जो है वो बहुत कुशादा है, इसका मतलब उसमें स्पेस बहुत ज्यादा है ना, चौड़ा होना, खुला होना एकदम, कुशादा। अच्छा ये देखिए कशीद, बहुत खूबसूरत लफ्ज है ये, काफ, शीन, ये और दाल, कशीद। कशीद कहते हैं एक तरह से जो
کشید کرنا یعنی کہ جو کھینچنے کا جو عمل ہوتا ہے، جیسے کبھی کبھی ہم اس کا کشیدہ کاری کا ایک کام بھی ہوتا ہے نا، جو ہم اس سے بناتے ہیں ریشم وغیرہ سے، جو کاٹتے ہیں اس کو، تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں کشیدہ کاری. تو کشید کہتے ہیں کسی چیز سے کو نچوڑنا یا نچوڑنے کا جو عمل ہے کشید کرنا. جیسے عطر جو ہے، عطر جو ہوتا ہے اس کو کشید کرنا ہے نا. تو کشید جو ہے وہ نچوڑنے کے عمل کو کہا جاتا ہے. کاف شین یہ اور دال، کشید. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے کلام. کلام آپ کو معلوم ہی ہے، گفتگو کو کہتے ہیں، بات چیت کرنے کو. کاف لام الف میم، کلام. دیکھیے جب شروع میں لکھا جاتا ہے تو کاف کی یہ شکل آتی ہے، لام اور میم، کلام. کلام کہتے ہیں بات چیت کو یا گفتگو کرنے کو، ہے نا. دیکھو ایک شعر ہے کہ وفا کریں گے، نبھائیں گے، بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا، ہے نا. تو یہ داغ دہلوی کا شعر ہے کہ وفا کریں گے، نبھائیں گے، بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا. تو یعنی کہ شاعر یہاں پہ یاد دلا رہا ہے کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی جو وفا ہے اس کو نبھائیں گے اور ہر بات مانیں گے. تو اس کو یاد دلانے کا انداز ہے کہ تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا، یعنی کہ یہ بات چیت، یہ گفتگو، یہ بات کس نے کہی تھی، ہے نا. کلام بات چیت کرنے. اسی طرح سے یہ دیکھیے کوہرام. کاف چھوٹی ہے، رے اور یہاں پہ آئے گا الف اور پھر میم. کوہرام. کوہرام کہتے ہیں بہت زیادہ شور کو، ہنگامے کو. غل ہے نا. اور کیونکہ جب یہ چھوٹی والی ہے آتی ہے تو وہ اس شکل میں آتی ہے، کوہرام، لٹکن والی ہے. تو کوہرام شور یا ہنگامہ. تو کوہرام پہ بھی دیکھیے ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت شعر ہے کہ حد یہ ہے کہ مجھے حد یہ ہے کہ تیری آواز سنائی نہیں دیتی، شاید کہ میری روح میں کوہرام بہت ہے. تو شور اور ہنگامہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوہرام. اسی طرح سے یہ دیکھیے دوسرا، یہ ہے کلفت. کاف لام فے اور تے، کلفت. تو جب ہم یہ کلفت اس کے اوپر پیش لگا دیں گے، کلفت کے معنی ہے تکلیف کے، رنج کے، ہے نا. غریبی، کلفت ہونا، پریشانی کے. تو اسی طرح سے یہ دیکھیے کاوش. آپ نے کوشش سنا ہے نا، تو یہ کوشش جو ہے یہ کاوش بھی کوشش ہی کو کہا جاتا ہے. کاف الف واو اور شین. کوشش چونکہ بہت کامن ہے، سب لوگ جانتے ہیں، تو آپ ایک اور لفظ یہاں سیکھ سکتے ہیں جو کوشش مطلب کی جگہ آپ بول سکتے ہیں اس کو، یہ ہے کاوش. کاف الف واو شین، یہ ہو گیا کاوش. کاوش کہتے ہیں کوشش کرنے کو، ہے نا. دیکھو ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ اتنی کاوش بھی نہ کر میری اسیری کے لیے. اسیری کہتے ہیں مطلب قید کرنے کو، ہے نا، گرفتار کرنے کو. کہ اتنی کاوش یعنی کہ اتنی کوشش بھی نہ کرو کہ مجھے اپنا بنانے کے لیے، تو اتنی کاوش بھی نہ کر میری اسیری کے لیے، تو کہیں میرا گرفتار نہ سمجھا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ تو میرا اتنا بڑا عاشق ہے کہ ہر وقت مجھے ہی میرے چکر میں لگا رہتا ہے. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اتنی کوشش بھی نہ کر میری اسیری کے لیے، مجھے قید کرنے کے لیے، کہ نا کہیں تو میرا گرفتار نہ سمجھا جائے. تو یہ ہو گیا کاوش. کوشش کی جگہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ دیکھیے وہاں پہ جب ہم نے لکھا تھا صرف یہ تو چھوٹا کاف ہے، جب پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر اس کو ہم بڑے کاف میں بدل دیں گے تو یہ قبر ہو جائے گا. قبر آپ کو معلوم ہی ہے جہاں مردے کو دفن کیا جاتا ہے اس کی قبر جو کھودی جاتی ہے، لیکن وہاں یہ قبر نہیں کہنا ہے، اس میں ہم زیر لگائیں گے، یہ ہے کبر. دیکھیے کاف بے اور رے، کبر. اچھا یہ بھی نیا ہے آپ کے لیے لفظ، کیونکہ آپ گھمنڈ تو جانتے ہیں، غرور بھی جانتے ہیں اور ناز بھی جانتے ہیں، لیکن یہ کبر بھی جو ہے اسی کو کہا جاتا ہے، ناز کو، غرور کو، گھمنڈ کو. ٹھیک ہے، کبر، یہ ناز، گھمنڈ. اچھا اس پہ دیکھیے، اس پہ علامہ اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں. یعنی کہ کبر ہے نا،
जो बड़ाई है, किब्र घमंड है। खुदी की शौखी और तुंदी में किब्र नाज नहीं, जो नाज हो भी तो बेलज्जते नियाज नहीं। इकबाल ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो एक अलग मसला है जो खुदी का पूरा फ़लसफ़ा है, बस आप आसानी से ये समझिए कि इंसान जब अपनी सलाहियतों को पूरी तरह पहचान लेता है और उन सलाहियतों को अमल में लेकर के आता है, बुरूकार लेकर के आता है, या इरफान ज़ात को भी हम कह सकते हैं। तो इकबाल कह रहे हैं कि जो इंसान अपनी सलाहियतों को पूरी तरह से पहचानता है तो फिर ये हो नहीं सकता कि जो खुदी की शौक़ी व तुंदी, यानी कि जो बहुत तेज़ी है उसके अंदर, जो शौक़ी है अपने आप को, जो सलाहियत है उसके अंदर, कि उसमें किब्र नाज हो, उसमें नाज, अदा, घमंड, गुरूर, यानी कि वो मुतकब्बिर नहीं होता है। और खुदी की शौक़ी व तुंदी में किब्र नाज है, जो नाज हो भी तो बेलज्जत न्याज नहीं, और अगर उसके अंदर कुछ नाज होता भी है तो वो बहुत आजिज़ी के साथ होता है। लज्जत बेनियाज यानी कि बेनियाजी की लज्जत के बगैर नहीं होता। तो इस तरह से बता रहे हैं। तो नाजरीन, हमने काफ से बनने वाले मुतअद्दिद अल्फाज सीखे, उनके मानी भी आपको सिखाए, और मानी बताने का यहाँ एक बड़ा मकसद यही है कि ताकि आप लोग जो है अपनी तहरीर में भी और अपनी रोज़मर्रा की ज़बान में भी इनको इस्तेमाल कर सकें। और चूँकि अभी जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपको ये लगता है कि ये हमें याद हो गए, तो आप जब 2-3 दिन आपके गुजरेंगे तो आप इनको भूल जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, और जो भी आपको लगता है कि आप ये नया है आपके लिए ये लफ्ज़, तो आप उसको नोट कर लीजिए, उसके मानी नोट कर लीजिए, ताकि आप उससे आइंदा भी जो है वो इस्तेफ़ादा कर सकें, उससे फ़ायदा उठा सकें, या दूसरों तक भी हमारी बात पहुंचा सकें। तो नाज़रीन, आज हमने उर्दू हुरूफ़ तहज्जी का 28वां हर्फ यानी कि छोटा काफ से बनने वाले बहुत अल्फाज सीखे और उनके मानी भी सीखे। तो अगले जब तक के लिए आप हमारी जो वीडियोस हैं उनको देखते रहिए, उनको देख करके उर्दू और लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए अल्फाज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और जाते जाते एक जो बहुत ज़रूरी बात है कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो चैनल है आओ उर्दू सीखे, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।